तो आज हमारे पास एक बहुत ही मजेदार कहानी है। हम्म, नाम है पिरामिड का पंगा। हम्म, सोचिए, 3 दोस्त हैं, बबलू, गोलू और छोटू। ये मिस्र जाते हैं, लेकिन सिर्फ मतलब घूमने फिरने के लिए नहीं। इनका एक मिशन है। हाँ, एक मिशन है। बबलू ने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा है और अब वो पूरी तरह कन्विंस्ड है कि पिरामिड के अंदर एक खजाना है, फराओ की जादुई चाय की केतली। एक ऐसी केतली जिससे चाय कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल। तो चलिए इस अनोखी खोज की गहराई में उतरते हैं। और ये कहानी ना ऊपर से जितनी सीधी सादी और मजेदार लगती है, अंदर से उतनी गहरी है। अच्छा। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी प्राचीन मिस्र के रहस्यों और आज की डिजिटल दुनिया की हकीकत को कैसे आमने सामने खड़ा करती है। हम्म। ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, बल्कि हमारी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता, इंटरनेट से मिली अधूरी जानकारी, इन सब पर एक बहुत ही चालाक टिप्पणी है। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है काहिरा में। तीनों दोस्त पिरामिड के सामने खड़े और गोलू, जो कहानी का सबसे ज्यादा शक करने वाला किरदार है ना, हाँ, सिनिकल। वो उस विशाल पिरामिड को देखकर कहता है, यार ये तो बहुत बड़ा है, अंदर जाने के लिए हमें जीपीएस चाहिए। और यहीं से कहानी की पहली परत खुलती है। सोचिए, वो दुनिया के सबसे शानदार अजूबों में से एक के सामने खड़े हैं। एक ऐसी जगह जिसे बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बनाया गया था। और उनके मन में पहला ख्याल तारीफ का नहीं, एक ऐप का आता है। सही बात है, ये आज का रिफ्लेक्स एक्शन बन गया है। बिल्कुल। और जैसा कि होना ही था, जैसे ही छोटू, जो कि उनका टेक्नोलॉजी वाला बंदा है, अपना मोबाइल निकालता है, स्क्रीन पर आता है नो नेटवर्क। हाँ, नो नेटवर्क। पहली ही कोशिश में उनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उन्हें धोखा दे देती है। ये एक तरह से प्रतीकात्मक है ना? कैसे? कि प्राचीन दुनिया में घुसते ही आधुनिक दुनिया का सिग्नल गायब हो जाता है। कहानी हमें पहले ही सीन में बता रही है कि भाई यहाँ तुम्हारे नियम कायदे काम नहीं करेंगे। लेकिन बबलू, जो यूट्यूब के ज्ञान से भरा हुआ है, उसका आत्मविश्वास देखिए। वो कहता है, कोई बात नहीं, अपनी अक्ल से काम लेंगे। और गोलू को बबलू की अक्ल पर शायद उतना भरोसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। उसका जवाब तो मतलब पूरी कहानी का मिजाज तय कर देता है। वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, फिर तो हम कभी वापस नहीं आएंगे। हाँ, शुरुआत में ही उम्मीदें खत्म। एकदम। ये एक लाइन हमें तीनों किरदारों के बारे में बहुत कुछ बता देती है। बबलू इंटरनेट की काल्पनिक दुनिया में है, गोलू कड़वी हकीकत में, और छोटू बेचारा इन दोनों के बीच फंसा हुआ है। सही कहा। ये शुरुआती दृश्य ही पूरी कहानी का मंच तैयार कर देता है। एक तरफ वो विशाल पिरामिड और दूसरी तरफ ये 3 आधुनिक इंसान जो बिना जीपीएस के असहाय महसूस कर रहे हैं। तो चलिए अब इनकी अक्ल के भरोसे पिरामिड के अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही घना अंधेरा है और एक और ट्रेजेडी। क्या? छोटू की टॉर्च की बैटरी खत्म। एक के बाद एक टेक्नोलॉजी फेलियर। ऐसा लग रहा है जैसे पिरामिड खुद कह रहा हो, यहाँ तुम्हारी ये चीजें नहीं चलेंगी। कहानी बार बार ये पैटर्न दोहरा रही है। जिन आधुनिक चीजों पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो सबसे जरूरी समय पर धोखा दे सकती हैं। लेकिन बबलू के पास हमेशा एक प्लान भी होता है, जो जाहिर है यूट्यूब से ही आता है। जाहिर है। वो कहता है, घबराओ मत, मैंने यूट्यूब पर देखा था, दीवारों पर बनी तस्वीरों को फॉलो करो। एक 4-4.5 हजार साल पुरानी गुत्थी को सुलझाने के लिए एक 2 साल पुराने यूट्यूब वीडियो पर भरोसा। वाह! और वो तस्वीरें भी किसी राजा या देवता की नहीं, बल्कि एक बिल्ली की है। हर तस्वीर में एक ही बिल्ली। हाँ, एक ही बिल्ली, अलग अलग पोज में। यहाँ पर गोलू का शक फिर जागता है और वो सही सवाल पूछता है, ये बिल्ली हमें कहाँ ले जा रही है? और छोटू का मजाक भी अच्छा है। हाँ, वो कहता है शायद फराओ का पालतू जानवर था, अब हम उसके घर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक गंभीर बात भी है। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों का क्या महत्व था? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर कहानी बहुत चालाकी से इतिहास का इस्तेमाल करती है। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों को बहुत पवित्र माना जाता था। अच्छा। हाँ, उन्हें देवी बस्तित का रूप मानकर पूजा जाता था। बिल्लियों को मारना एक बहुत बड़ा अपराध था। तो एक तरह से एक पवित्र जानवर की तस्वीरों का पीछा करना कोई गलत फैसला नहीं लगना चाहिए। तो मतलब वो सही रास्ते पर थे? सिद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। उनका ज्ञान इतिहास की किताबों से नहीं, बल्कि एक अविश्वसनीय यूट्यूब वीडियो से आ रहा है। कहानी इस बात पर व्यंग्य कर रही है कि आज के इन्फॉर्मेशन एज में हमारे पास तथ्य तो हैं, लेकिन हम उनका स्रोत, उनका सोर्स चेक करना जरूरी नहीं समझते। एक पवित्र प्रतीक यहाँ सिर्फ एक गलत रास्ता दिखाने वाला गाइड बन गया है। अचानक एक गुप्त दरवाजा खुलता है और तीनों एक अनजान कमरे में गिर जाते हैं। और सामने
सामने एक सिंहासन है और उस पे एक मम्मी बैठी है और वो हिलती है और बोलती भी है। देखिए, कहानी यहाँ पर एक क्लासिक हॉरर फिल्म की तरह मुड़ सकती थी। एक जिंदा मम्मी, एक बंद कमरा, कोई भी सोचेगा कि आपको इशराक मिलेगा। बिल्कुल, मेरा भी पहला ख्याल यही था। मम्मी की पहली लाइन भी वैसी है, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है। बबलू डरते डरते कांपती हुई आवाज में बताता है कि वो फराओ की जादुई चाय की केतली लेने आए हैं। अब किसी आम कहानी में इस पॉइंट पर मम्मी को गुस्सा होना चाहिए था। हाँ, कि तुम मेरा खजाना चुराने आए हो। या कोई पहेली पूछनी चाहिए थी, कोई परीक्षा लेनी चाहिए थी। लेकिन ये कहानी हमारी सारी उम्मीदों को तोड़ देती है। मम्मी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, केतली, अरे भाई वो तो मैंने OLX पर बेच दी थी। हाँ, ये कहानी का सबसे बड़ा और सबसे मजेदार मोड़ है। पूरा सन्नाटा छा जाता है और फिर गोलू छोटू से धीरे से कहता है, यार ये मम्मी भी ऑनलाइन शॉपिंग करता है। ये मोड़ सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर देता है। हमें किसी प्राचीन रहस्य या श्राप की उम्मीद थी, लेकिन मिला क्या? एक मॉडर्न ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली मम्मी। ये उस पूरी खजाने की खोज वाली शैली को ही उलट देता है। अब खजाना किसी तहखाने में सुरक्षित नहीं रखा जाता, उसे ऑनलाइन बेच दिया जाता है। बिल्कुल। एक जादुई ऐतिहासिक कलाकृति अब सिर्फ एक सेकंड हैंड आइटम बन गई है। ये तो आज की दुनिया का कड़वा सच है। हर चीज की एक कीमत है और हर चीज बिकाऊ है। बिल्कुल। अब फराओ का खजाना कोई रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि एक लिस्टिंग है जिसकी कंडीशन शायद यूज लिखी होगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। केतली तो गई, पर उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। हाँ, अब आता है बिल्ली का बदला। जैसे वो बाहर निकलने वाले होते हैं, दीवारों पर बनी वही बिल्ली असली रूप में उनके सामने आ जाती है। अरे वाह! वो बोलती भी है। वो सीधे गोलू की तरफ देखकर कहती है, तुम लोग मेरी तस्वीरों का मजाक उड़ा रहे थे, अब तुम्हें सजा मिलेगी। कहानी एक और फैंटेसी लेवल पे चली गई, लेकिन यहाँ भी सजा वैसी नहीं है जैसी हम कल्पना करेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, सजा भी एकदम मॉडर्न है। बिल्ली कहती है, तुम्हें मेरे साथ सेल्फी लेनी होगी और इंस्टाग्राम पर #FaroCat हैशटैग के साथ पोस्ट करनी होगी। कमाल है। मतलब एक प्राचीन मिस्र की जादुई बिल्ली को अपनी वैलिडेशन के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए। सोचिए, ये हिस्सा आज की सोशल मीडिया संस्कृति पर एक जबरदस्त कटाक्ष है। एक हजारों साल पुराना जादुई जीव भी आज अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए इंसानों के बनाए हुए सिस्टम पर निर्भर है। उसे भी लाइक और शेयर चाहिए। हाँ, उसे भी वायरल होना है। और जब गोलू उसे याद दिलाता है कि यहाँ नेटवर्क तो है ही नहीं, तो बिल्ली दूसरा विकल्प देती है, जो और भी मजेदार है। क्या? वो कहती है, तो फिर तुम्हें मेरे लिए 1000 साल तक दूध लाना पड़ेगा। हाँ, तो चाय की केतली की खोज में निकले दोस्तों को बिल्ली के दूध का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। बिल्कुल, लेकिन उनकी किस्मत में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। एक और? हाँ, जब वो उस बिल्ली से जान बचाकर भाग रहे होते हैं, तो उन्हें एक और दरवाजा दिखता है। एक सुनहरा दरवाजा जिस पर लिखा है, जो खोलेगा उसे मिलेगा। लेकिन क्या? ये तो क्लासिक एडवेंचर फिल्मों वाला सीन है। एक रहस्यमय दरवाजा, अब तो लगेगा कि असली खजाना मिलेगा। और उनकी उम्मीदें कुछ हद तक सही भी साबित होती हैं। बबलू हिम्मत करके दरवाजा खोलता है और अंदर एक कमरा है जो सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से भरा पड़ा है। अच्छा? लेकिन उस सारे खजाने के ठीक बीच में एक बहुत ही अजीब चीज रखी है। एक पुराना धूल भरा लैपटॉप। फिर से वही पैटर्न, उम्मीदें और हकीकत का टकराव। खजाने के कमरे में लैपटॉप। फरौन ने इतना सोना छोड़कर एक लैपटॉप क्यों रखा होगा? यही सवाल उनके मन में भी था। छोटू, जो टेक्नोलॉजी का कीड़ा है, वो खुद को रोक नहीं पाता। वो लैपटॉप ऑन करता है और स्क्रीन पे लिखा आता है, क्या? वेलकम टू फेरोज नेटफ्लिक्स अकाउंट। अरे वाह! ये देखकर तीनों दोस्त हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। और तब गोलू को असली राज समझ आता है कि पिरामिड में वाईफाई क्यों नहीं था। वो कहता है, सब डेटा फराओ ने यूज कर लिया। ये आखिरी ट्विस्ट शायद कहानी का सबसे मजेदार और सबसे गहरा हिस्सा है। ये सीधे सीधे बताता है कि आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत, या कहें कि सबसे बड़ी लत, सोना चांदी नहीं, बल्कि मनोरंजन और कंटेंट है। बिल्कुल। कहानी ये कल्पना करती है कि अगर फराओ आज जिंदा होते तो वो भी शायद अपना सारा समय सीरीज और फिल्में देखने में ही बिताते। तो कहानी का असली खजाना चाय की केतली या सोना नहीं, बल्कि फराओ का नेटफ्लिक्स अकाउंट निकला, जो आज के युग का सबसे बड़ा खजाना माना जा सकता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? एक जादुई केतली की खोज 3 दोस्तों को कहाँ ले गई?
एक ऐसी मम्मी के पास जो OLX पर सामान बेचती है, एक ऐसी बिल्ली जो इंस्टाग्राम पर सेल्फी चाहती है, और अंत में फराओ के नेटफ्लिक्स अकाउंट तक। इस पूरे सफर से उन्होंने जो सीखा वो कोई प्राचीन ज्ञान नहीं था, बल्कि दो बहुत ही मॉडर्न सबक थे। पहला कि YouTube पर देखी हर चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और दूसरा, पिरामिड में वाईफाई का सिग्नल बहुत खराब होता है। सही। ये कहानी बहुत ही चालाकी से पिरामिड की उस पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करके हमें हमारे ही समय का आईना दिखाती है। ये टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इन सब से हमारे रिश्ते पर सवाल उठाती है। ये एक तरह से ये भी दिखाती है कि कैसे हमने अपनी आधुनिक आदतों को इतिहास पर भी थोप दिया है। फराओ अब एक रहस्यमयी शासक नहीं बल्कि एक कंटेंट कंज्यूमर है। बिल्कुल, और कहानी का अंत भी इसी बात को आगे बढ़ाता है। वो तीनों अगली बार ताजमहल में जादुई चम्मच खोजने की योजना बनाते हैं। ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ खास सीखा नहीं, और शायद हम भी नहीं सीखते। ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है। अगर हमारी ऐतिहासिक इमारतें, हमारे पौराणिक पात्र आज सच में हमसे बात कर पाते, तो वे हमारी इस दुनिया के बारे में क्या कहते? वे हमसे क्या शिकायतें करते, क्या मांगते? शायद वो किसी जादुई शक्ति या वरदान की मांग नहीं करते। शायद वो बस एक बेहतर वाईफाई कनेक्शन या एक फास्ट चार्जर मांगते। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी और मजेदार सच्चाई है।